जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना ही होगा, पंच परमेश्वर कहते हैं कि 5 परमेश्वर जब बैठते हैं तो उनके न्याय पे कोई भी विरोध नहीं करता है। कभी कभी अगर हमारे खिलाफ भी हो जाता है न्याय तो हम उनको कोसने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पंच परमेश्वर के स्थान पे जो बैठे हुए हैं उनके दिल से पूछो कि जब न्याय की बारी आती है तो उस टाइम दोस्ती, मित्रता, ईर्ष्या, द्वेष सब भूल जाना पड़ता है, तब जाके वो पंच परमेश्वर होते हैं। आइए आज इसी पे आधारित एक कथा श्रवण करते हैं, जिससे कि हम समझेंगे कि पंच परमेश्वर की स्थान पर बैठना कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है। तो आइए, है तो यह कथा बहुत पौराणिक, बट आज भी गांव में या शहर में ये चीज़ लागू होता है। 5 लोग बैठ करके पंच परमेश्वर के स्थान पे जो न्याय लिया जाता है वही मान्य होता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, यानी कि बहुत अच्छी मित्रता थी। ऐसी थी कि साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। ऐसी मित्रता थी। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का, ना कोई नाता था, केवल विचार मिलते थे। और मित्रता का मूल मंत्र भी यही है, जहाँ विचार मिले वही मित्रता है। खान पान का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब बात करते हैं इस मित्रता का जन्म कब हुआ। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की, खूब रकाबियाँ मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। अब सोच ऐसी थी तो इस वजह से वो विश्वास करते थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। गुरु का काम है शिष्य को शिक्षा देना और शिष्य का काम है ग्रहण करना, उस पर अमल करना, उसे समझना, तभी शिक्षा प्राप्त होती है। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सोच ले कि सिर्फ सेवा करने से हमें शिक्षा मिल जाएगी आशीर्वाद से, तो अब तो ये सतयुग का जमाना है नहीं कि बिल्कुल जादू हो जाएगा कोई और आशीर्वाद देंगे और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। बट ख्यालात ऐसे थे तो वो सोचते थे बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेंगे कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही नहीं थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल नहीं थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। सोटे मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि वो सेवा तो करवाते थे लेकिन विद्यार्थी को पीटते भी बहुत थे। उनके लिखे हुए रहनामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रीर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, जो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने हुए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला यह उर्दू भाषा है जिसमें कि मौसी होती है। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, यानी धन दौलत थी, जमीन थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। ऐसा ही होता है अक्सर, जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी
तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। अक्सर ऐसा ही हो, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघाड़ी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पकाकर खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये कहाँ? रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं चाहिए? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़ आई हो। अब बताइए कितनी दिल दहला देने वाली बात कह दी उन्होंने। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन की जाल की तरफ आते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर शिकायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस न करे? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए? ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखरे को गौर से सुना और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगे? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला ने कहा, अपनी विपद तो सबके आगे रो आई, अब आने ना आने का अख्तियार उनकी है। अलगू ने कहा, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? तब अलगू कहता है, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने कहा, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?
संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया हुआ था। बिल्कुल मस्त था, क्योंकि जानता था मेरा रोब चलता है तो पंचायत भी मेरे फेवर में ही होगा। और करेगा कौन? उसे उसके सिवा कोई आदमी वहां पे दिखता ही नहीं था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उनका स्वागत करते थे। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चीलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही हैं। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कोई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुद से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसे बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। जुम्मन से एक आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन ही मन बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा था, अतएव शांतचित होकर बोले, पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। अब वो अपनी भाषा में कहते हैं, खुदा गवाह है इस बात का।
आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज। अगर लेडीजों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवर खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। इससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवर खर्च दे सकूं। माहवर मीन्स यहाँ पे महीने की बात हो रही है। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। अब ऐसा ही होता है। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हम अपनी जायदाद या अपनी कोई भी चीज़ किसी को देते हैं और उसके बदले अगर हम उपेक्षा करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारा ख्याल रखे, हमें खाने पीने की चीज़ें दे, इस तरीके से अगर हम उसे उपेक्षा करते हैं तो वो लिखवा लेना और रजिस्ट्री पे मोहर लगवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आगे चल करके बस यही लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। और जिसके नाम वो ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो अगर उनके साथ मन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहाँ देख लीजिए अलगू चौधरी क्या फैसला करते हैं। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसे कैसे बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इतनी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवर खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला जान की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवर खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय की हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधि दुष्कर्मों का ही दंड है, ऐसा वो सोच रहे थे। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वह कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब के रसातल में चली गई होती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते थे। इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका। सचमुच यह बालू की ही जमीन पर खड़ा। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवाभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते तो थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले, और वो बदला लेने के फिराक में बैठे हुए। आगे की कहानी दूसरे एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।